अरे भुट्टा ने नोचा है शहजाद को टके, हमने तो बल्ब भी नहीं देखा है। पूछो तो सही अदालतें कहाँ है, इनको मंगाए अदालतें अपने कटाड़े में। तो ये क्यों आदमी रेडियो कर रहे हैं, इनको तो बल्ब भी आपने नहीं दिया है। बाकी वोट लेने जा रहे हैं उनके दरवाजे पे। जी है भुट्टो, जी है भुट्टो, क्या दिया है भुट्टे ने शहजाद कोट को? हम तो गंदगी के भी पैसे देते हैं। आप भाग रहे हैं यहाँ से, शहजाद कोट के शहरियों से भाग रहे हैं आप। शहजाद कोट के शहरियों के जवाब दें। शहीद बीबी के हलके के रहवासियों से बात करें। शहीद बीबी के हलके के रहवासियों से बात करें आप। बिलावल भुट्टो भाग रहे हैं यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। आज बात होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुराद अली शाह माफिया के हत्थे कैसे चढ़ गए, किस तरह से वो करप्शन का मुबैना तौर हिस्सा बन गए, और बिलावल भुट्टो के जो रवैये हैं उनमें कितनी तब्दीली आई है गुज़श्ता चंद बरसों में। तो आज मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 2007 में शहादत हुई, तो उस वक्त उन्होंने एक बिल दिखाई थी आसिफ अली जरदारी ने चहलम के मौके पर, और कहा था कि अब जो है बिलावल जब बालिग होगा तो पार्टी की बागडोर उनके हवाले की जाएगी। तो बिलावल ज़ाहिर है उनकी वालदा ने जो जिस तरह से उनकी परवरिश की थी उसमें मेरे ख्याल में कहीं भी ये नहीं था कि वो आगे चल के सियासत करेंगे। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपने एक इंटरव्यू में भी ये बात कही थी कि बिलावल को सियासत में वो शायद नहीं ले आएंगी और उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि भुट्टो ख़ानदान ने बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की थी और इकलौता जो बच्चा है, बेटा है, वो भी सियासत की नज़र हो जाए, तो शायद इसलिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये इजहार ख्याल किया था अपने इंटरव्यू में। बहरहाल हालात की देखेंगे तो हालात चेंज हो जाते हैं, और मोहतरमा की शहादत के बाद जो विल थी उसमें आसिफ जरदारी ने कहा था कि आगे चल के ये पार्टी की संभालेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को इन्होंने हमेशा पीछे रखा क्योंकि वो तालीम हासिल कर रहे थे। 2014 में जब बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़े एक्टिव होना शुरू हुए और उन्होंने 6 अक्टूबर 2014 में अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बयान दे दिया कि अंकल अल्ताफ़ अपने नामालूम लोगों को संभालो वरना आपको लंदन पुलिस तो क्या मैं आपका जीना हराम कर दूंगा। उसके बाद आसिफ जरदारी ने इनको कहा कि ये बच्चा है और इनका सियासत में कोई नहीं है, आप यहाँ से निकल जाओ। इस वक्त तक जो बिलावल भुट्टो जरदारी थे वो एक चेंज नौजवान थे। उनके जहन में शायद वो जो माँ की परवरिश थी वो उसके जहन में थी, या चाहते थे कि सिंध में बेहतरी हो। उनके साइड में अगर देखें तो नौजवानों की टीम थी। इन्होंने एक बड़ा सिंध फेस्टिवल किया जिसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई। वो केस भी इस वक्त दफन है, नेब क्योंकि ज़िंदा नहीं करना चाहती, लेकिन वो एक्टिव थे और उन्होंने सिंध के कल्चर को प्रमोट करना शुरू किया और एंट्री दी एज अ पॉलिटिशियन के वो सिंध में बेहतरी लाएंगे। हर इदारे से पूछताछ करते थे, हर मिनिस्टर से पूछना शुरू हो गए कि ये करप्शन कहाँ हो रही है, ये हो रही है। और मुझे पर्सनली इतना पता था कि अचानक एक दिन उन्होंने मेरे ट्वीट्स की वजह से मुझे भी फॉलो करना शुरू किया और बाद में किसी बात पर अनफॉलो किया। तो चीफ मिनिस्टर हाउस में उनसे अचानक मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपने तो अनफॉलो कर दिया। तो उन्होंने गाड़ी में बैठते ही मुझे फिर फॉलो किया, और इसकी मैं सिर्फ बात ये थी कि जो उनकी मेमोरी थी, उनकी याददाश्त थी, वो इतनी तेज़ थी कि उनको इतने पुरहुजूम महफिल में भी वो बात याद थी कि गाड़ी में बैठ के ही उन्होंने फॉलो शुरू कर दिया। बात हमारी कहाँ बिगड़ी, किस तरह से बिगड़ी, लेकिन मैंने कभी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि अगर कोई मुझे फॉलो करे तो मैं वो बात ना करूं जो मुझे करनी चाहिए, या ख़राबी है तो मैं उसको छुपाऊं। मैंने हमेशा जो भी बात होती थी वो करता था। और उस वक्त ये बिलावल भुट्टो जरदारी के जो रवैये थे वो तमाम जो सहाफ़ी उनसे कोई सवाल करते थे तो उनसे इज़्ज़त से पेश आते थे और तहम्मुल के साथ वो बात सुनते थे। इस तरह से अगर कोई सीनियर लोग होते थे तो उनका भी एहतराम करते थे। और जब ये 2014 में इनकी स्पीच हुई और इनको बाब ने पार्टी से निकाल दिया या साइड पे किया, वो लंदन चले गए, तो उस दौरान उनमें ना बहुत सारी तब्दीलियां आ गईं। जब वो वापस आए 2 साल के बाद, तो बिलावल भुट्टो जरदारी में थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां नज़र आईं। उसमें यह था कि एक तो जो तरबियत वहाँ हुई शायद वो ये हुई कि इतना मत उछलो जितना आप करना चाह रहे हो, गुड गवर्नेंस फलाना, मिनिस्टरों की खींचातानी कर रहे हो, ये बंद कर दो। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी मीटिंग्स में कहा करते थे कि मैं 1 टके की जो है ना 1 रुपए की भी करप्शन सिंध के अंदर बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन उसको हवा लग गई और जो उनको धचका अपने बाप ने दे दिया कि भाई यहाँ से निकलो, सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। उसके बाद इनको क्या हुआ कि शायद ही, ये मेरा अपनी राय है, कि जो वालिद साहब थे इनके आसिफ जरदारी,
उन्होंने उनके पीछे चंद लोगों को रसाई दे दी, जिसमें सबसे जो बड़ा सरगना है सिंध को तबाह करने में, अगर 100 में से आप कहेंगे कि इसको कितने परसेंटेज आप दे सकते हो तबाही के, तो मैं 95% मुराद अली शाह को दूंगा, क्योंकि मुराद अली शाह इसकी सारी इस बीमारी की जड़ है। अगर सिंध के अंदर करप्शन का कोई भी बड़ा मेगा स्कैंडल आया है, करप्शन हुई है, इदारे तबाह हुए हैं, तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुराद अली शाह रहे हैं। इनडायरेक्ट इसलिए कि जब वजीर ख़जाना थे तब भी इस किस्म के प्रपोजल लेके जाते थे ताकि वो अपनी जी हुजूरी करके आसिफ जरदारी के दिल में घर बनाएं और उस मंजिल पर पहुंचे जिस मंजिल पर उनका ख्वाब था चीफ मिनिस्टर बनना। तो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी बिलावल भुट्टो जरदारी तक पहुंचना थोड़ा सा ये था कि किसी तरह भी उसको अपने नरगे में लाएं ताकि बिलावल की भी हिमायत शामिल हो और वो ये कायम अली शाह को इक़्तिदार से निकलवाएं। तो आखिरकार 2016 में कायम अली शाह को मुराद अली शाह निकलवाने में कामयाब हुए और मुराद अली शाह का जो भरपूर साथ दिया वो मुकेश चावला एंड कंपनी था, क्योंकि मुकेश चावला शुरू से वजीर एक्साइज रहे हैं और एक्साइज का वजीर रहने की भी एक बड़ी उनकी पीछे जो है ना एक स्टोरी है, जिसको मैं कभी अकेले एक्सक्लूसिवली आप तक पहुंचाऊंगा। एक तो वहाँ काबली गाड़ियों का स्कैंडल था जो अरबों रुपए के था। इन्होंने बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिनको जाली तरीके से रजिस्टर्ड करके और उनमें से इन्होंने घपले किए हैं, वो भी डॉक्यूमेंट के साथ आप तक पहुंचाऊंगा। इसके साथ फिर जो सिंध के अंदर 200 शराब के गुत्ते हैं, उनसे पहले ये 1 लाख रुपए महीना भत्ता लिया जाता था और उसको बढ़ा के 2 लाख रुपए करके 4 करोड़ रुपए माहाना जो भत्ता वहाँ से आता है वो भी बिलावल हाउस तक पहुँचाया जाता है। इस तरह से सारी जितनी भी रिकवरीज होती हैं, करप्शन के मामलात हैं, मंशात फरोशी है, मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ पिकेट्स जो सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर हैं, पंजाब है, वहाँ से आती हैं, वो सारा काम जो है ना, सारा ये जो हिसाब किताब का ये मुराद अली शाह के ख़ास और ख़ास ये मुकेश चावला करते हैं। मुकेश चावला क्योंकि हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बिज़नेस का बहुत बड़ा वो है, तो इसका स्टोरी करूंगा। लेकिन इन्होंने मिलके कायम अली शाह के ख़िलाफ़ जो साजिश की उसमें इन्होंने सबसे बड़ा जो टारगेट किया वो कन्वेंस करना शुरू किया बिलावल भुट्टो को। अच्छा, बिलावल भुट्टो के साथ जो कायम अली शाह साहब की अंडरस्टैंडिंग थी वो इसलिए भी नहीं हो पा रही थी, तो एक तो एज का मसला था, दूसरा कायम अली शाह ना बड़े समझदार थे, भली चाहे लोग उनको कुछ भी कहें, लेकिन कायम अली शाह किसी भी गड़बड़ वाले फाइल को मतलब निकालने में बड़ा टाइम लगाते थे, उन पर प्रेशर होता था, सब कुछ होता था और वो लोगों से मिलते थे। तो मुराद अली शाह को ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो वो करप्शन करना चाह रहे हैं, जिस तरह के वो फेक प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं, उनकी समरी तो चीफ मिनिस्टर को अप्रूव करनी है। जब चीफ मिनिस्टर बैठ के उसको रोड़ा अटकाएगा तो इनका काम कैसे होगा। तो उन्होंने पहले तो जरदारी साहब तो इस चीज़ में शामिल थे, उनको तो पता था, लेकिन उसके लिए बिलावल की अप्रूवल लेना इसलिए जो है ज़रूरी थी कि बिलावल को ही सारा आगे सिस्टम चलाना है। अगर हम बात करें कि बिलावल को ये दोबारा क्यों ले आए, देखें पहले तो बिलावल को इस्तेमाल किया 2013 के इलेक्शन में कि बीबी का बेटा आ रहा है, जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा आ रहा है, और इस तरह से कर करके सिंध के लोगों को हमदर्दी जगाना, ये करना, उनको फ्री हैंड देना कि बेटा तुम जो करो। जैसे ही इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी सिंध में जीती और उसके बाद 2014 की इलेक्शन जो इसने स्पीच की तो इनको निकाल दिया। उस दौरान आसिफ जरदारी से आप सिर्फ इतना मैं कहता हूँ, किसी एंकर जिनसे वो इंटरव्यू करते हैं, आसिफ जरदारी कहीं भी प्राउडली ये नहीं कह सकते कि बिलावल भुट्टो जरदारी मेरे बेटे हैं और मेरे दम पर पूरे सिंध से वोट ले सकें। कहीं भी आज भी अगर आप जाएं तो बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं भुट्टो खामखा कह रहा हूं, लेकिन बिलावल जरदारी साहब आज भी जहां भी जाते हैं वो कहते हैं मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इकलौता वारिस, शहीद मेरा नाना। कहीं वो ये नारा नहीं लगाते कि मैं आसिफ जरदारी का बेटा हूं और मुझे वोट दो, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। तो आसिफ जरदारी एक सिंध के अंदर एक शर्मनाक किरदार बन चुके हैं जिस पर कोई भी प्राउड नहीं कर रहा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को इन्होंने इस्तेमाल किया उस इलेक्शन में और उसके साथ बच्चों को लेके आए और बाद में उन्हीं को ही इन्होंने निकाला। अब आते हैं कि मुराद अली शाह को ये सारा कैसे चीफ मिनिस्टर तक बनाने में ये क्यों लेके आए, क्योंकि मुराद अली शाह केसेस में जो भी करप्शन के केसेस थे उनका मास्टरमाइंड है। एज अ फिनेंस मिनिस्टर उन्होंने जितने घपले किए, जिसमें मच्छरदानियों का घपला था, 1.5 अरब रुपए ये खा गए, और बहुत सारे केसेस हैं। मैं सिर्फ चंद आपको केसेस दिखाऊंगा कि मुराद अली शाह के टाइम में कितनी जो मेगा स्कैंडल हैं जो नेब के पास चल रहे हैं वो
कौन कौन से हैं। एक तो 555 आरओ प्लांट है जो इस वक्त रिसेंटली 3-4 दिन पहले निगरान वजीर आला गए थे थरपारकर में, वो ख़राब हैं। उनकी टोटल है 834 आरओ प्लांट्स, जो आसिफ जरदारी का ही केस है। इसमें 33 अरब रुपए का केस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मुराद अली शाह मुलविस हैं। अच्छा, और इसके साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक है 30 करोड़, मेरे ख्याल में 300 मिलियन का एक करप्शन का केस नया आया है, जिसमें कुछ अफसरान अभी मुअत्तल हुए हैं और कार्रवाई होगी। नूरियाबाद पावर प्लांट जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें ओमनी ग्रुप को इन्होंने नवाजा, उसमें तकरीबन 13 अरब रुपए की करप्शन का केस चल रहा है, जिसमें बेचारे कायम अली शाह को भी घसीटा गया है। सिंध असेंबली में 8 अरब रुपए की करप्शन केस वो भी चल रहा है। उसके साथ कराची ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन कंपनी की ज़मीन है जो ओमनी ग्रुप के साथ कब्ज़ा हुई है, उसका इशू भी है। बहरिया टाउन का ज़मीन का कब्ज़ा वो भी इन्हीं के ज़माने में हुआ है। रोशन सिंध प्रोजेक्ट का केस था कि सोलर पर सिंध को रोशन करेंगे, उसमें इन्होंने 4 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन की है, और जिस अफसर ने ये करप्शन एक्सपोज की उनको इन्होंने सूबा बदर कर दिया था। इसके साथ काबली गाड़ियों का केस अलग है जो मुकेश चावला पर चल रहा है, असासों के केसेस अलग हैं, और बहुत सारे शायद मैं भूल भी जाऊं क्योंकि इतनी लंबी फहरिस्त है कि क्या करें। और इनको सिंध के अंदर ऐसे ऐसे इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट लेके आए जिन पर ऑलरेडी अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन मज़ीद उनको 400 अरब रुपए चाहिए, मतलब 4 खरब रुपए ये मज़ीद खाना चाहते हैं। ये सारा जो भी मामला है ना, ये मुराद अली शाह का है। स्कूलों में फर्नीचर का स्कैंडल हो जो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 8 अरब का है, क्योंकि अभी तो जजों को भी अगर आप बताएंगे ना कि 50 लाख या 50 करोड़ का है तो वो बेचारे उनको सीरियस नहीं लेते, तो अरबों का मामला है ना। और मुराद अली शाह के खिलाफ तो आपको पता है कि कौन क्या कह चुका है। इस तरह से ज़मीनों पर कब्जे हों, लैंड ग्रैबिंग हों, कराची के अंदर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के स्कैंडल हों, ये सारे के सारा ये जो बीमारी की जड़ है ना, ये मुराद अली शाह। अगर मुराद अली शाह को मैं थोड़ा कंपेयर करूं उनके वालिद के हवाले से, देखें उनके वालिद पर बहुत सारे लोगों को इख्तलाफात होंगे, इवन शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को उनको गटर शाह कहते थे, लेकिन उनमें थोड़ी सी शुनासाई थी। ये बिल्कुल बेशुनास आदमी हैं और इतना जज्बाती हो जाते हैं फ़ौरन कि उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इवन अपनी फैमिली मेम्बर से भी ये बदतमीज़ी करते, देर नहीं करते। और इन्होंने जैसे ही वजारत संभाली थी 21 मार्च 26 जुलाई 2016 को ये पहले बार चीफ मिनिस्टर बने, तो इन्होंने अपने लिए एक मीडिया में खबरें चलवाना शुरू की कि भाई मुराद अली शाह ने किफ़ायत शुआरी कर दी, सिग्नल पे रोक रहे हैं, और इनके एक पालतू तर्जुमान हैं जिनको इन्होंने इलीगल भर्ती किया है, रशीद चन्ना साहब, वो बार बार इस तरह की खबरें चलवाते थे। लेकिन मैंने वहाँ पर एक स्टोरी दी कि भाई इन्होंने आते ही तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपए का काम शुरू करवाया चीफ मिनिस्टर हाउस के लॉन के नाम पर। उसके साथ अपने बेटे के लिए 15 लाख रुपए का इन्होंने बेड बनवाया है। ये सारे सिंध हुकूमत के अखराजात ये इस्तेमाल कर रहा है। एक ठेकेदार हैं जिनके साथ मिली भगत करके ये कर रहे हैं। इस वक्त भी आमिर पाकिस्तानी के नाम से एक ठेकेदार है जो सारे सिस्टम को चला रहा है। गवर्नर सिंध को भी वो भी उनके साथ ही मिले हुए हैं, गवर्नर सिंध भी उनको लेके जा रहे हैं टिसोरी। इस तरह से ये जो करप्शन का सिस्टम है, इनका जो माई बाप है वो मुराद अली शाह है। मतलब आसिफ जरदारी को जिन जिन आइडियाज़ के बारे में पता नहीं था वो भी मुराद अली शाह ने दिया, ताकि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन के वो चीफ मिनिस्टर रहें। इसलिए कायम अली शाह को हटवा के मुराद अली शाह खुद आए, और इन्होंने इसलिए ये सारा काम तब किया जब इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल किया। एक तो वो बगल में आईपैड लगा के फ़ौरन हिसाब करता है कि कितने अरब बनेंगे हिसाब, और कितनी कमीशन आएगी, कैसे प्रोजेक्ट लाया जाएगा, क्योंकि बड़ा तेज़ दिमाग है ना इसके पास। इतने गुर हैं कि अगर आप इसको 3 दिन बगैर नींद के इनसे पूछताछ कोई करे, ये सब बता देगा कि सिंध के कितने पैसे इन्होंने लूटे हैं। मगर वो जो बड़ी सरकार है, छोटी सरकार है, वीगो वाले सब इनके साथ मिले हुए हैं, तो इनको कोई परवाह नहीं है। गिरफ्तारियों का सुना था कि आज गिरफ्तार हो रहे हैं, कल गिरफ्तार हो रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक टीम थी, मुराद अली शाह एंड मुकेश कुमार चावला ग्रुप, इनके तमाम लोगों ने मिलके मुराद अली शाह के खिलाफ कायम अली शाह के खिलाफ पहले तो खबरें चलवाई, मीडिया को इस्तेमाल किया, सहाफ़ियों को मेरे ख्याल में लाखों नहीं करोड़ों रुपए दिए कि आप मुराद अली शाह को प्रमोट करें और कायम अली शाह को डिग्रेड करें, कायम अली शाह के खिलाफ मुहिम चलाएं। तो उन्होंने एक इस्तिलाह दी थी साईं सरकार। वो सारा इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था कि मुराद अली शाह को चीफ मिनिस्टर बनवाया जाए। एनीवे,
मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर बने और इन्होंने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। आप देखें जैसे ही मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर बने मेगा स्कैंडल आना शुरू हुए। कराची में पहले टारगेट किलिंग में ये सारी चीज़ें छुप जाती थी, मारधाड़ होती थी। जैसे ही मारधाड़ ख़त्म हुई तो इनके मेगा स्कैंडल, कभी यहाँ अरबों रुपए का घपला, कभी यहाँ कभी वहाँ, और फेक अकाउंट का केसेस जो आना शुरू हुआ। ये जुल्फ़कार आबाद मंसूबे से लेकर नूरी आबाद का मंसूबा, थर कोल में प्रोजेक्ट में जो वहाँ आरओ प्लांट का इशू हो, रोशन सिंध प्रोजेक्ट हो, बेतहाशा। इवन इन्होंने सवाब के जो काम है ना, NICVD के अगर आप देखें कि एक दिल के इमराज क्लब बनाया जिसके लिए कह रहे हैं कि यूरोप से लोग आ रहे हैं, उसमें भी इन्होंने करप्शन की। और उनमें भी एक शरीफ आदमी था पहले, नदीम कमर, डॉक्टर, बहुत अच्छा डॉक्टर, उनको इस्तेमाल करके उनसे सारी करप्शन करवा के आज उनको जमानतें लेकर इधर उधर भागने पर मजबूर किया हुआ है। एक इदारा था जिसको तबाह किया, हर अच्छे काम में टांग अड़ा के उसको करप्शन के लिए इस्तेमाल किया। तो मुराद अली शाह जो है इस सारी बीमारी के जड़ है, और मुराद अली शाह के नरगे में बिलावल भुट्टो आ गए। अब बिलावल भुट्टो जैसे ही इनके नरगे में आए तो इन्होंने तमाम लोगों की सुनना बंद कर दिया। सहाफ़ियों से, स्पेशली वो सहाफ़ी जो सवाल करे, उनसे दूर रहना। सिंध के अंदर किसी सहाफ़ी से ज़्यादती हो जाए, कत्ल हो जाए, उसकी मज़म्मत नहीं करना। सिंध के अंदर कोई सहाफ़ी इनको एक्सपोज़ करे तो अज़ीज़ मेमन की तरह उनकी लाश मिल जाए और उनके हाथ पांव बंधे हों और पुलिस कहे कि खुदकशी कर दी थी, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी मज़म्मत तक न करें। और इस तरह से अजय कुमार लालवानी से लेकर जान मोहम्मद महर, तमाम लोग जिन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया या इवन कत्ल हो गए, उनमें इस चैंपियन साहब को कोई परवाह नहीं थी। वो शख्स जो सहाफ़ियों की बात को सुनते थे, उनसे रवैया अच्छा रखते थे, उनमें एक अकड़ आ गई। वो इसलिए अकड़ आ गई कि इनको पता था कि अगर मैं इस करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा रहूँगा, गुड गवर्नेंस लाऊँगा, तो जो बाप की मीरास है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बहरा टाउन के जो हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें अभी जा रहे हैं, कभी शहदाद कोट, लाड़काना, कंबर और कराची में घूम रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगे अगर ये करप्शन न करे। तो उनको इस चीज़ का एहसास हुआ। और उसके साथ एक खातून है एनी मरी, वो इनको बहुत करीब आ गई हैं, जिसने नाहिद खान की जगह बिलावल हाउस में पकड़ ली है। और अब वो खातून जो घरेलू खातून हुआ करती थी, जो जिसको कोई अता पता नहीं था, उनको इन्होंने सेनेटर भी बनवा दिया, नवाजिशें भी हुई। हालांकि अगर शाजिया मरी की बात करें तो शाजिया मरी का रवैया बहुत अच्छा रहता है सबके साथ, उनका मैं एहतराम करता हूँ। लेकिन एनी मरी इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही है आजकल। मीडिया सेल हो, बिलावल की एडवाइजरी हो, इवन जमील सुमरो, जुनैद जेडी, जितनी भी गंदो गलाजत है वो अब बिलावल के इर्द गिर्द आ चुकी है। और बिलावल ने तो इतना उसमें तकब्बुर है कि बड़े छोटे की उसमें लिहाज ख़त्म हो गई। अब वो जहाँ जा रहा है, जिस स्टाइल में बात कर रहा है, आप देखें कोई बंदा सवाल करता है तो उनसे बदतमीज़ी कर लेता है। तो ये सब की सब चीज़ें उसमें इस ग्रुप ने की हैं कि भाई सहाफ़ियों को अहमियत नहीं दो, ये करो, ये हमारा सहाफ़ी है। इन्होंने लाहौर में, इस्लामाबाद में, शायद कोयटा और कराची समेत पूरे सिंध में एक सहाफ़ियों का पूरा एक टोला बनाया है, जिनको ये पेड वर्कर हैं। वो सारे इनके मुस्तफ़ीद हैं, जिनको ये एक्सेस देते हैं, जिनको ख़बरें देते हैं, जिनको ये अपना नरगे में लेके आए हैं। तो अब कहने का मकसद ये है कि इन्होंने एक पूरी लूट मार मचाई हुई है जो सिंध में, वो बिलावल के नाक के नीचे उनकी मर्ज़ी के साथ हो रही है। मीडिया सेल इन्होंने बनाया है। उस मीडिया सेल में काम करने वाली MQM की सुमित अफजाल की तनख्वाह भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से आती है। इस वक्त भी मीडिया सेल पीपल्स पार्टी का है, लेकिन अखराजात सिंध गवर्नमेंट भर रहा है। और इस तरह से करोड़ों रुपए उनके अखराजात हो चुके हैं, मज़ीद भी होंगे। तो जो बिलावल कहते थे कि मुझे 3 महीने में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की अपडेट आए, जिस तरह से राव अनवार ने कही, ये सारे के सारे ड्रामे हो गए। अब वो इस करप्शन का बिल्कुल हिस्सा बन चुके हैं, जिस पर इन्होंने आंख बंद की हुई है। और सिंध के अंदर किसी किस्म का भी जुल्म हो, ये उसकी न मज़म्मत करेंगे, न उसको ये कहेंगे कि ये हुआ है। इसमें इनके MNA और MPA जाम बरादरान ने एक नाजिम जोखियों को कत्ल किया, जिसने अरब शिकारियों को रोका। बिलावल भुट्टो जरदारियों ने कातलों का साथ दिया, उस बेचारे का साथ नहीं दिया। और उस कातिल को दुबई से लेके आके ज़मानतें करवा के फिर जाके ऐवान में बिठा के वोट दिलवाया। ये कातिलों के साथ मिले हुए हैं, जिसका कहते हैं कि मेरी वालदा कत्ल हो चुकी, मैं शहीदों का ख़ानदान हूँ, हारियों किसानों का पान। ये किसानों, हारियों और इनका नहीं है, मज़दूरों की पार्टी नहीं है, ये अब सरमाएदारों की पार्टी है, अनवर मजीद की पार्टी है, ओमनी ग्रुप है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स ओमनी कारपोरेशन है।
तो इस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने हर जुल्म पर आंख बंद की है। एक अकेला प्रोफेसर था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी करके आया आईबीएस अखर का, जिसको सरदार इनके पीपल्स पार्टी ने इनडायरेक्टली मरवा दिया अपनी बिरादरी से। अजमल सावंत, वो शख्स जिसने फ्रेंच में इनको स्पीच लिख के दी, आज तक उनके कातिल गिरफ्तार इसलिए नहीं हो रहे हैं कि वो कातिल पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरे सिंध के अंदर जो सरदारों ने जुल्म मचाया हुआ है वो सब के सब पीपल्स पार्टी के अंदर हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अपना ये शेवा बना लिया है कि सिंध के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए वो मजम्मत नहीं करेंगे। अगर पंजाब में कुछ हो जाएगा, इस्लामाबाद में, तो ये जमहूरियत के चैंपियन होकर बाहर आ जाएंगे। तो इस वक्त 700 खरब अरब जितनी करप्शन हुई है, 95% मुराद अली शाह माफिया उसमें मुलविस है, और बिलावल भुट्टो जरदारी उस मुराद अली शाह माफिया के नरगे में आ चुके हैं। अभी भी वो चाहते हैं कि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह बने, ताकि जो उनके इनकम्प्लीट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पूरे करके और उसके बाद मज़ीद देखा जाएगा। तो मुसलसिल ये जो बेच रहे हैं ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाम लेके और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, मैं उनको कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि सारा गंद और गिलाज़त ये जो करप्शन है ये आसिफ जरदारी की पैदावार है, मुराद अली शाह की पैदावार है। हर वज़ीर को करप्ट किया गया। अब इससे अंदाज़ा करें कि इम्तियाज़ शेख उनसे मीटिंग करने गए हैं, जो इम्तियाज़ शेख किसी वक्त अपोजिशन में होकर सिंध के लिए बात करते थे, करप्ट तरीन ब्यूरोक्रेट रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी में आए, जब गए बिलावल हाउस मुलाकात करने, तो अचानक जरदारी साहब के मुलाजिम ने कहा कि साईं सोलर पैनल हमारे ख़राब हो चुके हैं। वो काम भी इनको गवर्नमेंट से करवाना पड़ा। तो इस तरह के ये सारे मसले हैं जो अब बिलावल हाउस की सब्ज़ी से लेके बिलावल हाउस में बकरे हो जाएँ, ज़िबह हो जाएँ, वो भी अपने जेब से न करें। पूरे सिंध का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं अब कुछ दिनों में तस्वीरें भी लेके आके आपके सामने पेश करता हूं कि इन्होंने सिंध के अंदर क्या तरक्की की है। और मैं ये सारी बातें यहाँ से नहीं कर रहा, मैं वहाँ से करता हुआ आ रहा हूँ, और मैं कल अपनी वीडियो भी आपके पास साथ रखूँगा कि मैंने किस तरह से वहाँ अपना किरदार अदा किया है, किस तरह से मैं इनके आँख में खुटकता रहा और इन्होंने किस तरह से मुझे टारगेट किया है। तो ये कल की वीडियो में बताऊँगा। अभी मसला सिर्फ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से अच्छाई की उम्मीद रखना बिल्कुल एक कहते हैं ख्वाब है, और मैं उनको बहुत अच्छा समझता था। मुझे इसमें उम्मीदें थी कि एक नौजवान होके सिंध में कम से कम ये ग़ुलामी का दौर ख़त्म करेंगे। लेकिन अब ये सरमाएदाराना सोच के साथ, करप्ट लोगों के साथ मिल के इनकी आदतें बिगड़ गई हैं, इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं ज़ाती मसलों पे नहीं जाता, लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है सूबे सिंध का, और ये चैंपियन बनते फिर रहे हैं। इस वक्त भी सिंध का अगर हाल कोई जाके देखे तो उनको रोना आएगा। थैंक यू सो मच।